नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की। आरोप है कि 1800 करोड़ रुपए की जमीन सिर्फ 300 करोड़ रुपए में खरीद ली गई। अमेकाडिया नाम की एक कंपनी है और ऐसा कहा जा रहा है कि यह कंपनी पार्थ अजीत पवार और उनके ममेरे भाई दिग्विजय अमर सिंह पाटिल की है। पार्थ पवार पर ये आरोप लग रहे हैं कि अपने पिता के रसूख का इस्तेमाल करके घोटाले को अंजाम दिया गया है। सवालों के घेरे में अमेकाडिया नाम की एक कंपनी है जिसके निदेशकों और उनके सहयोगियों ने पुणे में बिना स्टाम्प शुल्क चुकाए 1800 करोड़ रुपए की जमीन सिर्फ 300 करोड़ रुपए में खरीद ली। सबसे बड़ी बात यह है कि 40 एकड़ जमीन के इस सौदे के लिए स्टाम्प ड्यूटी के रूप में सिर्फ 500 रुपए दिए गए। जमीन का सौदा करने वाली अमेकाडिया कंपनी पार्थ अजीत पवार और उनके ममेरे भाई दिग्विजय अमर सिंह पाटिल के नाम की बताई जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल मात्र 1 लाख रुपए है, फिर भी उसने 300 करोड़ रुपए की जमीन खरीद ली। अमेकाडिया कंपनी ने सरकार के आईटी पार्क नीति का फायदा उठाते हुए स्टाम्प ड्यूटी से पूरी तरह छूट भी हासिल कर ली है। इस तरीके के आरोप यहाँ लग रहे हैं। इस घोटाले में अजीत पवार के बेटे का सामने नाम आने के बाद कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने दलितों के लिए 1800 करोड़ रुपए की आरक्षित जमीन 300 करोड़ रुपए में बेच दी। मामला बढ़ता देख अजीत पवार को इस पर सफाई भी देनी पड़ गई। उनका कहना है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अजीत पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा इस मामले से कुछ भी कोई संबंध नहीं है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मैं किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से मामले की बारीकियों का विश्लेषण करूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी अधिकारी को अपने किसी रिश्तेदार या पार्टी कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं बुलाया है। अगर कोई गलत काम कर रहा है या फिर तय नियमों के खिलाफ है तो मैं उसका कभी समर्थन नहीं करूंगा। रिपोर्ट्स की माने तो 40 एकड़ जिस जमीन को लेकर अजीत पवार के बेटे पर इल्जाम लग रहे हैं, ये पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में है। इसकी गिनती शहर के सबसे आलीशान रिहायशी इलाके में होती है। इस मामले की जांच का जैसे ही खुलासा हुआ, लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस जमीन को हड़पने की साजिश 19 साल पहले ही रच दी गई। साल 2006 में पैरामाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी ने 271 जमीनें मालिकों से पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत करवा लिए। बाद में इसी जमीन को अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी अमेकाडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने खरीद लिया, 1800 करोड़ में बेच दिया। निकाय चुनाव से पहले डिप्टी सीएम के बेटे पर गंभीर आरोप लगने के बाद सीएम फडणवीस ने मामले की गंभीरता से देखते हुए तुरंत यहां पर जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि मैंने अभी राजस्व विभाग और भूमि अभिलेख विभाग से पूरी जानकारी मांगी है। प्रारंभिक तौर पर कुछ भी बातें बेहद गंभीर लग रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आधिकारिक भूमिका रखेंगे। अगर किसी भी स्तर पर अनियमितता पाई गई तो सख्त कार्रवाई इस पर की जाएगी। दरअसल दलितों से जुड़ी जमीन को देखते हुए फडणवीस की कोशिश इसे बड़ा सियासी विवाद बनने से रोकने की है। इस मामले की अंतरिम रिपोर्ट राज्य के शीर्ष अफसरों को सौंपे जाने के बीच अजीत पवार का फडणवीस के घर आना भी काफी अहम माना जा रहा है। अब इस मामले में भले ही सस्ती दरों पर जमीन की खरीद को लेकर पार्थ पवार का नाम राजनीतिक विवादों में आ गया हो, लेकिन एक और सेंसिटिव मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है। वो ये है कि ये जमीन महार वतन की है, यानी कि ये एक तरह से सरकार की जमीनें हैं। लेकिन महार वतन जमीनें क्या है? महाराष्ट्र में ऐसी जमीनें बड़ी संख्या में है और इनका अपना एक इतिहास है। ना तो इन्हें कोई खरीद सकता है और ना ही कोई बेच सकता है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों है? महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में वतनदारी प्रथा ब्रिटिश से पहले ही प्रचलित थी। राजा अपने अधिकार क्षेत्र में मौजूद जमीन दान में भी देते थे। इसी जमीन के बदले में लोगों को कुछ सामाजिक कार्य करने होते थे। इस जमीन पर खेती की जा सकती थी और उससे कमाई भी की जा सकती थी, लेकिन उसकी खरीद और बिक्री बैन थी। महार समुदाय को विरासत में दी गई जमीन ऐसी ही एक प्रथा थी। बदले में इस समुदाय के लोगों को सुरक्षा, संचार और अन्य सरकारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती थी। ब्रिटिश
काल में विरासत में जमीन देने की ये प्रथा आगे भी जारी रही थी। इस समुदाय के लोग जमींदारों को उपहार में दी गई जमीन पर खेती करते रहे, लेकिन आजादी के बाद इन जमीनों को लेकर सरकार की नीति बदल गई। तब तक दान के तौर पर दी जाने वाली जमीनों के कई प्रकार मौजूद थे, जैसे कि राजनीतिक कार्यों के लिए दान, धार्मिक कार्यों के लिए दान, प्रशासनिक कार्य के बदले दिया गया दान। आजादी के बदले सरकार ने उत्तराधिकार और जागीर की इस व्यवस्था को बंद करने का फैसला किया। इसके पीछे कई सामाजिक कारण थे। साल 1958 में महाराष्ट्र सरकार वतन निर्मूलन अधिनियम लेकर आई और इसके तहत इन महार वतनों को खत्म कर दिया गया। इसके तहत आने वाली जमीनों को भी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। इन पर कब्जा करने की प्रक्रिया के दौरान सरकार ने उन परिवारों को मुआवजा भी दिया जो इन महार वतन जमीनों पर काम करके अपना गुजारा चलाते थे। सवाल यह है कि अगर किसी की पहुंच ऊपर तक ना हो तो क्या उसकी 1 लाख की पूंजी वाली कंपनी 300 करोड़ की जमीन खरीद सकती है? क्या महज 48 घंटे में IT पार्क की मंजूरी मिल सकती है? क्या 309 करोड़ की जमीन का स्टाम्प शुल्क 500 रुपए हो सकता है? इस तरीके के कई और सवाल है जो कि अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को लेकर खड़े हो रहे हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपको अपडेट देते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।